So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School subject verb agreement, which is a part of English language chapter for class 8, right? So if you remember, in our last video we have gone through the same chapter and we have studied the subject verb agreement definition with examples, and we have also gone through what are the rules that we follow when we write the verb according to first, second or third person, right, with examples. So up till here we have studied in our previous video. So let's see and start with today's class, right? So I have written some important points to remember. Now there are some more important points, you can say, or rules you can say, or regulations you can say, which is necessarily for everyone to follow in subject verb agreement, right? So let's see some important points to remember. Let's see what are these points. First one, I have written singular subject, plural subject, then singular verb, plural verb, right? So you all are very familiar with this words that I have written, or the names that I have written: singular subject, singular verb, plural verb, right? And what subject verb agreement says, that the verb should always agree with the subject. Otherwise, if this verb will not agree with the subject, then there will be a grammatical mistake, right? Means grammatical mistake in sense that means the sentence will itself will not be able to express its correct meaning or its correct meaning or sense, right? So I have written singular subject. So what is singular subject? Singular subject, that means one, right? So like I have written example, you can see singular subject में क्या क्या आते हैं? For example, boy, leaf, child, right? And many more are there. So singular subject, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. बॉय मतलब एक लड़का, सिंगुलर सब्जेक्ट. लीफ मतलब पत्ती, एक सब्जेक्ट. चाइल्ड मतलब एक बच्चा, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? नाउ लेट अस सी व्हाट आर प्लूरल सब्जेक्ट, राइट? सो प्लूरल सब्जेक्ट, जब सिंगुलर सब्जेक्ट से हम प्लूरल सब्जेक्ट को चेंज करते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सिंपल सा रूल है, एस, ई एस, आई वी एस, ये सारी चीज़ें, या वी एस, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में. और जैसे हम ऐड करते हैं ये सारे वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट में, वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है? तो जैसे बॉय में जब हमने एस ऐड किया तो क्या बन गया? बॉयज़. नाउ दिस बॉयज़ इज प्लूरल सब्जेक्ट, राइट? देन लीव था जो कि हमारा क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट. फिर हमने एस ऐड किया, सॉरी वी ई एस ऐड किया, वी ई एस ऐड किया, तो ये भी क्या बन गया? ये भी बन गया प्लूरल सब्जेक्ट. देन ऐसे में हमारे पास चाइल्ड था जो कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे. और जैसे हमने आर ई एन ऐड किया तो ये क्या बन गया? ये भी बन गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट. सो नाउ यू कैन सी हाउ दीज थ्री वर्ड which was written under the heading singular subject has converted into plural subject by adding s, ves or ren, right? So it follows with other words also. So कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम जब एस, ई एस या आई वी एस, जब ये सारे वर्ड ऐड नहीं होते हैं किसी भी नेम में, नाउन में, ठीक है, तो वो हमेशा किस कैटेगरी में फॉल होता है? वो हमेशा फॉल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, राइट? और जैसे उसमें एस, ई एस या आई वी एस या आर ई एन ये सारी चीज़ें लग जाती है, तो वो नाउन कैसे, कहाँ पे फॉल होने लगता है या किस कैटेगरी में फॉल हो जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट में, राइट? तो ये आपने पढ़ा सब्जेक्ट के बारे में, मतलब नाउन के बारे में, कि नाउन कैसे सिंगुलर से प्लूरल होता है. अब देखते हैं वर्ब के बारे में. यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब, राइट? और वर्ब में इससे टोटल अपोजिट होता है, जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं वो टोटल अपोजिट होते हैं. यहाँ पे हम ऐड करके क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं. वर्ब में हम रिमूव करके सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है? अब वर्ब देखते हैं. तो अगर हम सिंगुलर वर्ब की बात करें, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब में क्या ऐड हुआ रहता है? एस, 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 राइट? ये आप देख सकते हो. मेक क्या है? वर्ब है जिसमें हमने एस ऐड किया, तो ये क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब. लर्न क्या था? वर्ब है, पर जैसे हमने एस ऐड किया तो क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब. बिलोंग क्या है? वर्ब है, राइट? आई एम नॉट सेइंग बिलोंग इज अ सिंगुलर वर्ब, आई एम सेइंग बिलोंग इज अ वर्ब. बट जैसे हमने एस ऐड किया तो ये क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब, राइट? सो बेसिकली यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो मेक था जो कि प्लूरल वर्ब है, पर जैसे हम इसमें एस को ऐड कर दिया हमने तो ये क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब.
फिर वैसे ही लर्न था, अब लर्न क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, पर जैसे ही हमने एस ऐड कर दिया ये क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब। फिर यहाँ पे बिलोंग है, बिलोंग भी क्या था, प्लूरल वर्ब, जैसे ही हमने एस ऐड किया ये भी क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब, राइट। सो ये आप देख सकते हो टोटल अपोजिट केस होता है किसमें, नाउन में और वर्ब में। नाउन में हम एस, ई एस या आई वी एस या आर ई एन ये सब जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, पर वर्ब में हम हटाते हैं, सॉरी हम जोड़ते हैं किसको बनाने के लिए, हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, राइट। इसमें प्लूरल नाउन बनाने के लिए, इसमें सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। सब्जेक्ट में हम एस, ई एस ये सब जोड़ते हैं तब जाके वो क्या बनता है, प्लूरल, और जब हम एस जोड़ते हैं वर्ब में तब वो क्या जाके बनता है, सिंगुलर, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब as far as singular or plural is concerned, right? So let's move. I hope you people have understood. Now let's go through the second point that I have written. When a subject will be written as group of words, then the verb agrees with the main subject, right? So कभी कभी आपने देखा होगा कि सेंटेंस कई बार होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा रहता है, फॉर एग्जाम्पल अमित, अमन, ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लेज द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे रहेंगे और वो क्या रोल प्ले करेंगे, वो प्ले करते हैं रोल किसका, सब्जेक्ट का, इन अ ग्रुप ऑफ इन अ सेंटेंस, राइट। सो व्हेन अ सब्जेक्ट, ये वही यहाँ पे दिखा रहा है कि व्हेन अ सब्जेक्ट विल बी रिटन एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिखे रहेंगे तो जो वर्ब होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आएगा सेंटेंस में, तो वर्ब एग्री किससे करेगा, विद द मेन सब्जेक्ट एंड नॉट विद द होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। होल ग्रुप ऑफ वर्ड से उसको, उस वर्ब को कोई भी मतलब नहीं रहेगा अपार्ट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। उसमें जो भी मेन सब्जेक्ट होगा उसी से वर्ब एग्री करेगा, या तो प्लूरल वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है देन देयर विल बी अ सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Many interesting stories are the part of this group. Group you can say, or I have to change this word. Of this book कर लेते हैं इसे, ठीक है। So book कर लेते हैं इसे। So many interesting stories are the part of this book. अब आप देखो यहाँ पे ये अगर मेनी इंटरेस्टिंग अगर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो ये अगर हमारा सेंटेंस होता, स्टोरीज आर द पार्ट ऑफ दिस बुक, तो भी सही था। तो यहाँ पे स्टोरीज क्या होता, स्टोरीज जो है वो नाउन की तरह मतलब एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा होता, ठीक है। ये सिर्फ एक वर्ड ऐसा होता, अगर यहाँ पे मेनी इंटरेस्टिंग हटा दिया जाए तो स्टोरी सिर्फ एक ऐसा वर्ड होता, वही अकेला होता जो कि किसकी तरह काम कर रहा होता, जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता, राइट। बट अभी हमने देखा सेंटेंस में कि मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक it is what, it is the subject. From many till stories, the whole group of words are playing the role of subject, right? So from many to stories, the whole group of words are playing the role of a subject in this particular sentence, right? और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट तो होंगे, पक्की बात है, हमारे सेंटेंस में भी वही आ रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट, राइट। बट उसमें ये भी बोला है कि जो वर्ब होगा वो हमेशा एग्री किससे करेगा, मेन सब्जेक्ट से। तो इसका मतलब है इसमें मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टोरीज है, ठीक है। स्टोरीज आप देखोगे, मेनी इज नॉट इट इज यू कैन से इट इज अ क्वांटिफायर, राइट। इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो इट इज एन एडजेक्टिव, एंड स्टोरीज इज अ नाउन, राइट। बट ओवरऑल अगर हम इन तीनों की बात करें, बिकॉज ये तीनों एक साथ लिखा हुआ है, तो दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट। सो अब हमारा वर्ब भी आ रहा है, यहाँ पे आर लगा हुआ है, ये क्या है, ये वर्ब है। नाउ व्हाई आई हैव रिटन आर, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टोरीज है। मेनी इंटरेस्टिंग तो है सब्जेक्ट, बट दे आर नॉट द मेन सब्जेक्ट। What is the main subject? Only stories is the main subject in this sentence, and it is written in which form? It is written in plural subject, right? It is written in plural subject. Plural subject में लिखा हुआ है क्योंकि IES आप देख सकते हो, IES अभी मैंने बताया, तो IES लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट
किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट में। सो प्लूरल सब्जेक्ट है तो बट ऑब्वियस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हमें भी प्लूरल वर्ब लिखना ही पड़ेगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट था हमारा, हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, एंड दिस आर इज अ प्लूरल वर्ब, राइट। So stories are the part of this book. So now you have understood that this rule is confirmed, that even though if there are group of words playing as the role of a subject, the verb is going to, or in a sentence the verb will only be agreeing with the main subject. Main subject that means जो main subject होगा। तो इसमें मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज में स्टोरीज क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है एमएस, दैट इज मेन सब्जेक्ट, और इस मेन सब्जेक्ट की वजह से ही, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट में लिखा, सॉरी प्लूरल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और यू कैन से ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से हमने भी एग्री करने के लिए, मतलब सेंटेंस को सेंसिबल बनाने के लिए हमने भी क्या ऐड किया, प्लूरल वर्ब। So plural subject, plural verb. Now this verb is getting agreed with or agree with the subject. ठीक है? Now the whole sentence is sensible right now. That means expressing a correct meaning. Many interesting stories are the part of this book, right? Let's see the next one. Next example. Example take the second. Amit, which is a subject, right? The owner of 5 shops. Now this is also playing the role of a subject, right? This is also playing the role of a subject. कि अमित जो कि कौन है, ओनर है किस 5 दुकानों का, is a rich person, right? So अगर हम यहाँ बात करें, अमित हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, right? बट जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि वर्ब ऑलवेज, नाउ फ्रॉम हियर अगर अमित से बात करें तो अमित से लेकर के पूरा यहाँ तक शॉप तक क्या है, ये पूरा है सब्जेक्ट, दिस इज अ सब्जेक्ट, राइट। दिस होल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अमित टू शॉप, द होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट, बट व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट इन इट, दिस अमित इज अ मेन subject, right? This Amit is a main subject. Even though the whole group of words playing the role of a subject, it doesn't matter. Why? Because the rule itself, it is saying that the verb only agrees with the main subject and not the group of words which is playing the role of the subject, right? So even though from Amit to shop, the whole group of words are playing the role of a subject, but we will concentrate while writing the verb. We will concentrate only on Amit. राइट। सो अमित क्या है, मेन सब्जेक्ट है, इसी के बेस पे हमारा वर्ब भी आएगा, और अमित यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, इट हैज बीन रिटन एज सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब लिखा है ये भी कैसा है, ये भी है सिंगुलर वर्ब, राइट। ये भी है सिंगुलर वर्ब। सो नाउ यू कैन सी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स से पूरी तरीके से सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे थे, बट यह इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट, और हमारे इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मेन सब्जेक्ट कौन सा है, अमित है। अमित जो कि मेन सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है बिकॉज इट्स अ नेम। सो ये किस तरीके से काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम किस तरीके का वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन is a rich person, right? So now this is getting agreed with the subject, right? So that means the singular verb is getting agreed with the singular subject Amit, right? So now you can see the sentence, Amit, the owner of 5 shops, is a rich person, right? So class, these are the rules that we have studied under the heading some important points to remember, right? Class, let's start with the third important points, right? So when a sentence will begin with there, right, with there, then the noun placed after it will be the actual subject of the sentence, right? So इसका मतलब है ये कह रहा है कि जब सेंटेंस, कई बार आपने देखा होगा सेंटेंस there, this, there, right, not there but there, इस there वर्ड से भी स्टार्ट होता है, तो then
द नाउन, जो नाउन इसके बाद लिखा जाता है, इस देयर के बाद, वही सेंटेंस में एक्चुअल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, राइट। और उसी सब्जेक्ट के बेस पे फिर हमारा वर्ब भी लगेगा। इफ देयर विल बी plural subject, then plural verb will be used. If there will be singular subject, then singular verb will be used. Let's see example. There are many students in the class, right? अब यहाँ पे there लिखा हुआ है, ये there किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है? ये प्ले कर रहा है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का, मीन्स इट इज द सब्जेक्ट बट नॉट द मेन सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी मतलब सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा है, इंट्रोडक्शन करवा रहा है सेंटेंस में किसी मेन सब्जेक्ट से, या तो रीडर का या तो लिसनर का क्या करा रहा है, इंट्रोडक्शन करा रहा है किस जो उसमें मेन सब्जेक्ट है उससे। सो देयर इज नॉट अ मेन सब्जेक्ट बट इट इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है देयर को। सो देयर आर मेनी, अब मेनी क्या है? ये है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मीन्स विच इज टेलिंग द नंबर, राइट, क्वांटिटी बता रहा है। देन स्टूडेंट्स, अब ये है हमारा मेन सब्जेक्ट, ये मैंने लिखा भी हुआ है मेन सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट इज द मेन सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड इन द क्लास इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो देयर आर, अब यहाँ पे जब हमने देख लिया कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स है, और हमने देखा कि स्टूडेंट्स किस तरीके से लिखा हुआ है, इट इज इन प्लूरल format of plural subject. It has been written as plural subject in our sentence. So that is why we are going to write what? Plural verb, right? So we are going to write plural verb. So plural subject, plural verb, right? So don't be misconfused with this there, because it is not playing the role of a, because it is in the starting, that doesn't mean that it is playing the role of a subject. It is a subject but not the main subject. It is playing the role of an introductory subject. That means it is just letting the readers or listeners introduce with this main subject. ये सिर्फ introduce करवा रहा है reader या listener को कि सारा का सारा फोकस ये किस पे दे रहा है, उस मेन सब्जेक्ट पे, राइट। अभी हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट हमें पता चल गया कि हमारा ये मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है अपने हमारे इस सेंटेंस में। अब ये मेन स्टूडेंट्स पे जब हम गए तो हमने देखा कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है या ये कैसा है, ये प्लूरल एज अ प्लूरल सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है। तो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है हम भी क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे एज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्पेस और सेस, राइट। सो हमने क्या लगाया, आर लगा दिया। नाउ दिस आर इज गेटिंग एग्रीड विद द सब्जेक्ट, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। सेम सेकेंड सेंटेंस, देयर इज अ पैरेट इन द केज। तो देयर क्या है, ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जैसा कि अभी मैंने बताया। इज वर्ब अ पैरेट, अब आ यहाँ पे आर्टिकल है बट अ पैरेट अगर पूरा देखेंगे तो इट इज द मेन सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड इन द केज इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो अ पैरेट जो कि हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है, और यही मेन सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि अगर ये पैरेट की देखेंगे तो पैरेट क्या है, मेन सब्जेक्ट है, और वो किस तरीके से लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एज अ सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है या सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, कहाँ पे, हमारे सेंटेंस में। सो this being a main subject which is written in singular form, that is why we have inserted or written the verb as a singular verb also is, right. So there is a parrot in the cage. So you can see with this rule that if this sentence is starting with there, right, so the verb will always agree not with there, it will not agree with there, even though it will be there in the starting of the sentence, but it is not going to be it will not be treated as the main subject. Why? Because it always going to be treated as introductory subject. So whatever the verb that is going to come after this word will be written on the basis of the main subject. If the main subject will be singular, then singular verb will be written. If the main verb will be plural, then plural verb will be written in the sentence, right. Let's start with the fourth one. When a lot of, now here it is, when a lot of or plenty of is used to indicate quantity, it takes singular verb, right. So
सो आपने सेंटेंस में सुना होगा कई बार, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब इस तरीके से सेंटेंस सुना होगा आपने कि लोग बोलते हैं कि राइट, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ बॉयज़ आर देयर इन द कॉलेज, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ये आपने सुना होगा इस तरीके के सेंटेंसेस, राइट। सो व्हेन अ लॉट ऑफ, जब अ लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ यूज होता है, ठीक है, सेंटेंस में यूज हुआ और इंडिकेट क्या करता है, अगर क्वांटिटी इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ क्वांटिटी, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। कैसा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब। एंड व्हेन इंडिकेट, और जब यही लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, जब नंबर, जब इंडिकेट करेगा नंबर, तो क्या लेंगे, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, राइट। सो अ लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ सेंटेंस में लिखा रहेगा, बट ऑब्वियस है अगर वो इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर वो इंडिकेट कर रहा है नंबर तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, राइट। दिस इज द डिफरेंस। नाउ लेट अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, अ लॉट ऑफ शुगर इज इन द जार, राइट। सो नाउ यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नंबर है या क्वांटिटी है, तो अगर नंबर पे बात हम करें तो नंबर, इसका मतलब है यहाँ पे बेसिकली दिस नंबर इज टॉकिंग अबाउट, राइट, दिस नंबर इज टॉकिंग अबाउट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की, तो अगर कोई भी नाउन जो लॉट ऑफ के बाद आ रहा है, सिंपल सा रीज़न ये है, जो लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन आ रहा है, अगर वो काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब काउंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब है प्लूरल वर्ब आएगा। अगर अनकाउंटेबल है दैट मीन्स सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट। देखते हैं इससे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ शुगर इज इन द जार। सो अ लॉट ऑफ शुगर, आप देख सकते हो सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, अ लॉट ऑफ से, राइट, विच इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेज। शुगर आया, ये शुगर, इसका मतलब है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सो अ लॉट ऑफ शुगर, अब अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है, और ये हमेशा, जैसा कि ये आपने बताया, अगर क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है, शुगर, और ये ऐसी इस तरीके से बात कर रहा है कि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, और दूसरी बात हम इसे हमेशा कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। तो शुगर जो होता है वो हमेशा उसको ट्रीट करते हैं दो तरीके से। पहला तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और दूसरा इट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसीलिए क्या लगा हुआ है, इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बिकॉज द शुगर is already a part of uncountable noun, and uncountable noun are always treated as singular subject in a sentence. So a lot of sugar is in the jar. So singular subject, singular verb, right? Second देखते हैं, a plenty of water is in the jar. Again plenty of लिखा हुआ है, पहले a lot of से लिखा था, अब दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है plenty of. सो या प्लेंटी ऑफ या अ प्लेंटी ऑफ वाटर। अब वाटर की भी बात करें तो अगेन इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है ये, इसको भी हम किस तरीके से मानते हैं एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट इज गेटिंग एग्रीड विद द सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब इज गेटिंग एग्रीड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। सो वाटर लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, getting treated as singular subject, that is why we have written is, which is a singular verb. So singular verb, singular subject, singular verb, singular subject, right? थर्ड वाला देखते हैं। तो ये थी क्वांटिटी की बात। अब अगर नंबर की बात आती है, जैसे मैंने बताया काउंटेबल या अनकाउंटेबल, आपको बहुत ध्यान से देखना है जब अ लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ होगा। अगर आपने ये देख लिया काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, देन यू विल बी एबल टू write the verb according to that particular subject, which is falling either under the category of countable or under the countable category, right? So अब नंबर की बात करते हैं। थर्ड वाला देखो, a lot of boys, यहाँ फिर से लिखा हुआ है a lot of, right? a lot of लिखा हुआ है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है boys। इसका मतलब है boys क्या है, काउंटेबल है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, they are the part of countable noun. Earlier these two nouns were the part of uncountable noun, but now the boys which I have written in third example, it is a part of countable noun, हम count कर सकते हैं। So a lot of boys are playing. So
ये बॉयज क्या है, काउंटेबल है, और अब ये फॉल किस कैटेगरी में कर रहा है, इट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। सो प्लूरल सब्जेक्ट है, पहली बात तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, और जब हमने देखा कि एस लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट सॉरी। उसके बाद जो मैंने वर्ब लगाया है वो क्या है, आर, राइट। सो आर लगाया है, इसका मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास था, अब हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। तो प्लूरल वर्ब इज गेटिंग एग्रीड विद द प्लूरल सब्जेक्ट, और यू कैन से प्लूरल सब्जेक्ट इज गेटिंग एग्रीड विद द प्लूरल वर्ब। व्हाई, बिकॉज दिस बॉयज इज ए काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ ये एस जब मुझे दिखा तो मैं समझ गया कि ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण जो बाद में वर्ड आ रहा है वो भी किस कैटेगरी का होगा, प्लूरल वर्ब ही होगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन आर, राइट। सो यहाँ आर या वर आप दोनों यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। सो अ लॉट ऑफ बॉयज आर प्लेइंग या अ लॉट ऑफ बॉयज वर प्लेइंग, इट डजंट मैटर। इफ you're going to use were also, it will not be incorrect, right? So r आपने लिखा, r क्यों है, because now r is written just because boys has been already written in the form of plural subject, so plural subject, that is why plural verb. Let's see the fourth one. Plenty of potatoes are rotten. अब आपने देखा कि plenty of फिर आ रहा है यहाँ पे, और potatoes की अगर हम बात करें, अब potatoes क्या है, ये है काउंटेबल नाउन। पोटैटोज मतलब आलू, राइट, आलू, राइट, पोटैटोज। सो पोटैटोज आलू, और उसके बाद ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन अगर इसकी बात करें तो ये, अब जब मैंने देखा कि पोटैटो के बाद क्या जुड़ा हुआ है, ये ई एस जुड़ा हुआ है, राइट, ई एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये कहाँ की बात कर रहा है, मतलब इसकी ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट की उसमें फॉल हो रहा है कैटेगरी में। और प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से मैंने भी यहाँ क्या लगा दिया है, आर, जो कि अपने आप में ये भी क्या है, प्लूरल, दिस इज प्लूरल वर्ब, राइट। सो नाउ दिस वर्ब, प्लूरल वर्ब इज गेटिंग एग्रीड विद द प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज potatoes are rotten, right? So now these were the examples, 4 examples of a lot of and plenty of, where you are going to use either the verb as a singular or plural according to the quantity or number, whichever is going to be given after the plenty of or a lot of phrases or phrase, right? And then we have gone through this particular rule, where if you are going to find there, and if the noun which is which will be there after this word there, then that noun will always be treated as the actual or the main subject of that sentence, and on the basis of this actual or main subject you will be inserting your verb. If the subject will be singular, then verb will be singular. If the subject will be plural, then verb will be plural. So let's go through the 5th point, which is stating or saying, if there will be 2 subjects in a sentence, the verb will be plural. Verb will be plural means verb will be written as plural. And if they means 2 subjects, if they are treated or regarded or treated as same, then the verb will be singular. Means अगर 2 सब्जेक्ट लिखा रहेगा सेंटेंस में, ठीक है, और वो दोनों वो सेंटेंस अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है, तो जो प्लूरल रहेगा वो भी क्या रहेगा, जो वर्ब रहेगा वो भी क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट सब्जेक्ट की बात हम कर रहे होंगे। पर अगर वही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट के बारे में, मतलब 2 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, बट एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, then they will be the verb will be written as singular, right? देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, अमन एंड अमित आर टेकिंग द एग्जाम। सो अमन इज अ फर्स्ट सब्जेक्ट एंड अमित इज अ सेकेंड सब्जेक्ट, राइट। और उन दोनों के बारे में बात हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान अमन के बारे में बात हो रही है या सिर्फ अमित के बारे में बात हो रही, नहीं, ये पूरा एक सेंटेंस है जो कि कह रहा है कि अमन और अमित दोनों एग्जाम दे रहे हैं, राइट। तो दे रहे हैं इसका मतलब है उन दोनों की बात हो रही है। तो दैट मीन्स अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं। दैट मीन्स अगर इनका नंबर काउंट करें तो ये कहाँ पे आएंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है,
राइट, प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, क्योंकि नंबर में कितने हैं, 2 हैं, और 2 नंबर मतलब 1 से बढ़ गया तो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। और अमन, अमित 2 सब्जेक्ट हैं, दैट इज वाई प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी एग्री विद द प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब विल ऑलवेज बी रिटन अगेंस्ट द प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है। सो नाउ यू कैन से, और वी कैन से दैट are, which is a plural verb, is getting agreed with these 2 subjects, right? So plural subject, plural verb. आगे देखते हैं, bread and butter is what I eat as my breakfast, right? अब यहाँ पे bread और butter की बात हो रही है, पर bread और butter ये दोनों की बात अगर करें तो दोनों एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ब्रेड और बटर भले ही वो मार्केट में जब आप जाते हो खरीदने तो भले ही वो अलग अलग मिलती है, कि ब्रेड का दाम या प्राइस अलग मिलती है, वो अलग पैकेट में आता है, ब्रेड अलग पैकेट में आता है, बट जब आप उसे खाते हो, खाने की बात हो रही है, इसका मतलब है जब आप एज अ ब्रेकफास्ट खाते हो तो दे बिकम वन, राइट। सब जब आप ब्रेकफास्ट खाते हो तो वो 2 क्वांटिटी से, मतलब 2 नंबर से 1 हो जाती है, राइट, क्योंकि आप ब्रेड में बटर लगा के खाते हो ना, तो वो 2 रहती हैं जब मार्केट में आप जाते हो और इवन घर तक लाते हो तब, पर जैसे आप उन्हें मिक्स कर देते हो तो फ्रॉम 2 क्वांटिटी दे कन्वर्ट इनटू 1। और इस 1 की बात करें तो दैट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मतलब अब ये क्या बन चुका है, 2 से 1 हो गया, तो इसका मतलब है पहले तो ये प्लूरल सब्जेक्ट थे जब तक कि मार्केट में था, बट जैसे वो घर में आया, मतलब जैसे वो ये इस स्टेज में पहुंच चुका है, किस स्टेज में, ब्रेकफास्ट की स्टेज में, तो नाउ दे हैव बिकम अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब है अब ये दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई सिंगुलर वर्ब, राइट। सो ये वर्ब कैसा लगा हुआ है, ये भी है सिंगुलर वर्ब। सो नाउ we can say that is being a singular verb is getting agreed with the singular subject, right? Now let us see the third one. The great poet and painter is dead, right? अब यहाँ पे the article है, great आपका adjective है। अब यहाँ पे भले ही 2 चीज़ लिखी गई है, फिर से इसी तरह bread and butter की तरह 2 चीज़ लिखी गई है, poet भी है, painter भी है, पर यहाँ पे बात एक इंसान की हो रही है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एक इंसान फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय ऑल्सो एंड आई एम अ टीचर ऑल्सो, हो सकता है ना कि मैं बॉय भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो उसी तरह ये एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो कि पोएट भी है और पेंटर भी है। तो अब एक ही इंसान की बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भले ही 2 वर्ड लिखे हुए हैं, वर्ड पे ना जाकर, पर इंसान यहाँ अगर हम पर्सन की बात करें, जो एक पर्सन है उसकी क्वांटिटी क्या है, 1 है, और 1 है तो इसका मतलब है ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ये फॉल हो रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम वर्ब भी कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, राइट। सो नाउ वी कैन से that this is, which is acting as a singular verb, is getting agreed with this singular subject। भले यहाँ पे 2 नेम लिखे हैं, डोंट बी कंफ्यूज, ये नेम है, बल्कि जबकि ये पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, दे आर पॉइंटिंग टू 1 person, दैट मीन्स दे आर हाईलाइटिंग और दे आर द क्वालिटी ऑफ 1 person, राइट। दूसरा देखते हैं, मीन्स द 6th रूल, विद अ पेयर ऑफ वी यूज सिंगुलर वर्ब। जब हम पेयर ऑफ, आपने कई बार सुना होगा पेयर ऑफ करके हम सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उन पेयर ऑफ जब लिखा रहेगा विच इज़ अ फ्रेज, इसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जोड़े की बात करते हैं, पर उस जोड़े को ट्रीट कैसे किया जाता है, एक, ठीक है। अगर मार्केट में आपने कभी सॉक्स लिया होगा, तो आप एक सॉक्स लेके आते हैं, मतलब एक जोड़ा लेके आते हैं, तो जोड़े के साथ 2 भले ही रहता है, 2 भले ही रहता है, पर वो ट्रीट किस तरीके से किया जाता है, एज अ क्वांटिटी 1। तो क्वांटिटी 1 इसका मतलब अपने आप में ये साबित है कि वो किस तरीके का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं एग्जाम्पल से, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज केप्ट हियर। अ पेयर ऑफ सीजर्स के साथ तो हम ये यूज़ करते हैं पेयर ऑफ सीजर्स। अब अगर आप सीजर की बात करें तो जो भी जैसे भी उसका शेप होता है वो 2 होती है, बट जब आप पर वो ट्रीट किसकी तरह होता है, एज अ वन, यू कैन से एज अ वन सब्जेक्ट और एज अ वन यू कैन से आइटम, राइट। सो सीजर एज अ पेयर ऑफ लिखा हुआ है, एज अ पेयर ऑफ सीजर्स इज केप्ट हियर। सो पेयर ऑफ सीजर जो है वो
क्या है, इट इज गेटिंग ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है इस वजह से हमने यूज क्या किया, सिंगुलर वर्ब. सो नाउ एस विच इज अ सिंगुलर वर्ब इज गेटिंग ट्रीटेड इज गेटिंग एग्रीड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट दैट इज अ पेयर ऑफ सिंगुलर. यहाँ भी देखते हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स इज इन द बॉक्स. अब पेयर ऑफ लिखा हुआ है सॉक्स. अब सॉक्स भले ही पेयर में आएगा तो पेयर में इसका मतलब है 2 आएगा, पर उसकी क्वांटिटी जो ट्रीट होगी वो क्या होगी, वो क्वांटिटी ट्रीट होगी 1. तो क्वांटिटी 1 ट्रीट होगी, इसका मतलब है वो अपने आप में क्या कहलाएगा सेंटेंस में, एज इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट. और जब सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है तो जो वर्ब हम लिखेंगे वो भी एग्री करना चाहिए किससे, उस सिंगुलर सब्जेक्ट से. इसीलिए हमने क्या लगा दिया, एस. तो नाउ दिस एस विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सिंगुलर वर्ब इज गेटिंग एग्रीड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. So class, let's see the 7th rule. What it says: with words like anyone, anybody, each, either, every, nobody, none, somebody, and etc. With all these words, we use singular form, right? We use singular verb or singular form of verb. Example देखते हैं. Either of two men is lying. So now you can see this is the word either of the two men. अब भले ही यहाँ पे men लिखा हुआ है जो कि क्या बता रहा है, जो कि प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म या प्लूरल सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, बट ईदर, अगर ईदर की बात करें तो ये एक साथ दोनों की बात नहीं कर रहा है, एक एक करके बात कर रहा है. ईदर ऑफ टू मेन इज लाइंग, अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है. तो कोई एक की बात तो हो रही है, दो में से कोई एक झूठ बोल रहा है, तो दो में से हैं तो 2 लोग, पर कोई एक है उनमें जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि लाइन इज अ वर्ब ऑफ एक्शन वर्ब ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट. सो ईदर से, भले ही यहाँ पे ये मेन की वजह से प्लूरल फॉर्म लिखा है, बट ईदर से जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट पर, राइट. इसका मतलब है 2 में से किसकी बात करें, किसी एक की बात की जा रही है. तो दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, singular verb, right? So either of the two men is lying. That means singular subject is getting agreed with the singular subject is getting agreed with the singular verb is getting agreed with the singular subject. So this singular verb is getting agreed with the singular subject, even though it is written in plural form but not acting as a plural form. बिकॉज ईदर इसके इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये बोल रहा है ईदर से पता चल रहा है कि उन दोनों में से कोई एक, तो 2 लोग हैं भले ही पिक्चर में, पर एक है जो कि झूठ बोल रहा है. सो दैट मीन्स सिंगुलर वर्ब इज गेटिंग एग्रीड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. दैट मीन्स द ईदर इज अ वर्ड विच इज पॉइंटिंग आउट वन पर्सन इवन दो द मैन हैज बीन रिटन एज अ प्लूरल फॉर्म इन द सेंटेंस. दूसरा देखते हैं, एवरी स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट देयर होमवर्क, राइट. सो एवरी स्टूडेंट दैट मीन्स हर एक बच्चे को अपना अपना होमवर्क, हर एक बच्चे को अपना अपना होमवर्क करना है, ठीक है. सो एवरी स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट देयर होमवर्क. सो एवरी, अब हो सकता है कि कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि हैज की जगह हैव आना चाहिए, दैट एवरी स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट देयर होमवर्क. ये ऐसा नहीं है. वाई? फिर से इसी तरह जैसे ईदर ने अभी इफेक्ट इनका इस मैन का कम कर दिया था, किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के का इफेक्ट बताया था. इवन मैन लिखा हुआ है प्लूरल फॉर्म में, पर ईदर की वजह से इसका इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है, एक सब्जेक्ट का. उसी तरह इस एवरी से के लिखे होने की वजह से स्टूडेंट्स का इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है. भले ही यहाँ पे अब ये जो स्टूडेंट है ये भले ही किसकी तरह लिखा है, इट इज रिटन एज अ प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है सेंटेंस में, बट इस एवरी की वजह से ये लागू हो रहा है हर एक स्टूडेंट्स पे, कि हर एक स्टूडेंट्स को, मतलब आप अगर आप लिटरली इसे हिंदी में जाके देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा कि हर एक स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क करना है. इसका मतलब है एवरी. अब ये एवरी वर्ड क्या है, एवरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है, जैसे हम बोलते नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट द कॉपी, जैसे कई बार आपके टीचर्स आते होंगे कॉपी लेकर के, तो बोलते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉपीज इन द क्लास, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज इन द क्लास का मतलब है, या डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स या डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज इन द क्लास, इसका मतलब है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट, उस डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा
हर एक बच्चा उस क्लास का बनता है, ठीक है। मान लो अगर 40 बच्चे हैं और अगर कोई टॉफ़ी बर्थडे, जैसे बर्थडे वाले बच्चे आते हैं टॉफ़ी बांटने, तो इसका मतलब है अगर वो बच्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका मतलब है वो हर एक बच्चे के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी टॉफ़ी। तो इसका मतलब है ये एवरी जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, मतलब इसका इफेक्ट हर एक बच्चे पे है। जिसका मतलब है अगर उस क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो ये होमवर्क करने की जिम्मेदारी हर एक बच्चे पे आ रही है। तो हर एक बच्चा वहाँ पे क्या है, ये हर एक बच्चा वहाँ पे इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर subject, and that is why we have written singular verb. So this singular verb is getting agreed with the singular subject which is displaying, you can say, with the word every, right, or getting displayed by the word every. अब वो hidden है पर every, ये स्टूडेंट्स भले ही यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि प्लूरल फॉर्म में लिखा है, बट इस एवरी वर्ड के होने के कारण सेंटेंस में जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है, इसका इफेक्ट, एवरी का इफेक्ट यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमने क्या लिखा है, सिंगुलर वर्ड। सो डोंट बी कंफ्यूज क्लास। 8th देखते हैं, व्हेन ईदर और एंड नीदर नॉर आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन दे टेक सिंगुलर वर्ड। तो जब कभी भी ईदर और रहता है सेंटेंस में, ईदर और नीदर नॉर आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा सेंटेंसेस में या लिखा भी होगा। सो व्हेन ईदर और एंड नीदर नॉर जब सेंटेंस में होता है, सिंगुलर नाउन के साथ लिखे होते हैं ये इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड, तो उसमें जो है हम किस तरीके का वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। एंड व्हेन यूज्ड विद, और जब यही ईदर और या नीदर नॉर किसके साथ यूज होते हैं, प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं, तब हम कौन सा वर्ब लगाते हैं, प्लूरल, राइट। तो इसका मतलब है सिंगुलर के साथ यूज होगा नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा तो प्लूरल वर्ब। लेट गो थ्रू द सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीदर सुमन नॉर रीटा इज अटेंडिंग द क्लास। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, नीदर वाला। सो नीदर सुमन नॉर रीटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन दोनों ने किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी नीदर के साथ ये कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है, लिखा हुआ है, और यहाँ नॉर के साथ भी रीटा जो है वो भी क्या लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज वाई इन दोनों जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज वाई वी हैव ऑल्सो रिटन सिंगुलर वर्ब, राइट। क्योंकि रूल क्या कहता है कि ईदर और नीदर नॉर के साथ अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो इसका मतलब है वहाँ भी सिंगुलर वर्ब रहेगा। तो क्योंकि ये दोनों नाम एक साथ नहीं लिखे जा रहे हैं, ये अलग अलग कर दिए जा रहे हैं, एक ईदर के साथ लिखा हुआ है और एक नॉर के साथ। तो जो अब क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग इंडिविजुअलिटी होगी, अलग अलग इंडिविजुअलिटी का मतलब है नाउ दे आर गेटिंग ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, एंड दैट इज व्हाई वी हैव रिटन सिंगुलर वर्ब। दूसरा देखते हैं, either the chairs or the tables are kept outside। अब आप देखो इधर आया यहाँ पे ये वाला, either the chairs। अब यहाँ पे chairs अगर देखते हैं जो इधर के साथ जुड़ रहा है वो भी किस फॉर्मेट में है, वो है आपका प्लूरल फॉर्म में, राइट, प्लूरल फॉर्म में। और उसके बाद अगर टेबल्स की बात करें तो वो भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में। तो जब आप देख सकते हो ईदर के साथ चेयर्स लगा है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, टेबल और के साथ टेबल्स लगा हुआ है वो भी किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। सो जो भी हम वर्ब लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सो नाउ यू कैन सी आर बीइंग अ प्लूरल वर्ब इज गेटिंग एग्रीड विद द subject that has been used with or as a plural subject, right, kept outside. So class, this was the 7th and 8th rule according to with the examples we have completed. So students, your today's homework, you all have to write down the contents given on pages 60, 61 and 62, right? So whatever the contents given on page number 60, 61 and 62, whether it is definition, example, features, whatever it is, you all have to write down in your classwork copy, okay? And complete the exercises in your book as well as in your copy. Now whatever exercises it is given in your book, you all have to complete those exercises
both in your book as well as in your copy. So this is where we have ended this chapter, right? And in tomorrow's in our next video we will be starting with our uh, with the next lesson, right? Thank you class, stay safe and take care.